आज की कहानी है राजस्थान की, उन दो बहनों की जो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी। उनके पिता न होने के कारण उनकी माँ उनका पालन पोषण कर रही थी। उनकी माँ का यह मानना था कि ज्यादा बड़े सपने लड़कियों को नहीं देखने चाहिए। लड़कियों का सिर्फ और सिर्फ इतनी ही उम्र होती है, जब तक वह 15 साल की न हो जाए तब तक उन्हें स्कूल में डाला जाता था। उनके गांव की यह परंपरा थी कि 15 साल की लड़की की शादी कर दी जाए, वरना उन्हें जात के बाहर निकाल दिया जाता था। माँ भी उस प्रथा पे कायम रही। उसने अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वाकर गांव के एक जमींदार के लड़के से शादी करवा दी। उनके पास अच्छा खासा रुतबा था, अच्छे खासे पैसे थे। वह अपनी बेटी को चाहती थी कि उसे हर एक खुशी मिले, इसलिए वह उस लड़के के साथ उसकी शादी फिक्स कर देती है और लड़की के न चाहते हुए भी उसकी शादी उस लड़के के साथ करवा दी जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतता जाता है तो लड़की की माँ लड़की से मिलने जाती तो उसके ससुर जी उस लड़की से उसकी माँ को मिलने नहीं दिया करते थे। आखिरकार उसकी माँ को अपनी ही बेटी से मिलने से क्यों रोका जाता था, चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रोज की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती होता है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलो अपनी कहानी शुरू करते हैं और राजस्थान की इस लड़की की कहानी जानते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ आगे जाकर क्या होता है। क्या यह शादी करके उस घर में सुखी रह पाती है या नहीं, यह तो आपको मेरी पूरी कहानी सुनने पर ही पता चलेगा कि उस लड़की के साथ आखिरकार उसके ससुराल वालों ने क्या किया था। यह केस एक पुलिस तक पहुंच चुका था, लेकिन लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पूरी 1 साल के बाद लड़की के बारे में पता चलता है, लेकिन तब उसके पता चलता है तो उस वक्त वह कोमा में थी। वह अब अपने घर वालों से कुछ बताने के लायक नहीं थी। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, चलो जानते हैं। तो यह कहानी हमारे राजस्थान की है, जहां पर एक हंसता खिलता परिवार था। एक माँ थी जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी और उन दोनों लड़कियों के सपने इतने लंबे थे कि उनको पूरा उनकी माँ ने कभी भी नहीं करने दिया। वह लड़की 15 साल की होते ही उसकी माँ वहां के एक जमींदार के साथ अपनी बेटी की शादी कर देती है और वह चाहती थी कि वह उसके घर में बहुत अच्छे से राजकुमारियों की तरह रहे। आखिरकार उनके पास पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। उसकी माँ तब अपनी बेटी से मिलने जाती, वह लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते। अपनी बेटी से मिलने के लिए वह माँ तरस रही थी, लेकिन वह लोग उस माँ की ममता को बिल्कुल नहीं समझते। एक दिन तब वह कुछ पैसे लेकर वहां पर जाती है तो वह कहती है कि यह लीजिए मालिक, यह पूरे 90,000 रुपए हैं, 10,000 कम है, 1 लाख में मैं वह भी जल्द ही बंदोबस्त कर दूंगी, लेकिन एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए। तभी वह मालिक कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये पैसे लाने के लिए कहा किसने था। वह अपनी बातों से मुकर जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वह उन लोगों के सामने अपनी इज्जत नहीं गिराना चाहता था। वह उसे बिल्कुल मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी कहाँ है, और तू ही तो ले गई थी अपनी बेटी को, उसके बाद तूने अपने बेटी को हमारे घर घाला ही कब है। यह बात कहकर वह उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। वह रोती रहती है, तड़फती रहती है कि एक बार प्लीज एक बार मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो, लेकिन वह लोग नहीं सुनते। वह अपनी छोटी बेटी को लेकर पुलिस थाने जाती है और वहां के पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन वहां की पुलिस कहती है कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात पर अगर विश्वास कर भी लें तो तुम्हारे पास क्या कोई प्रूफ है कि तुम उसके पास गई थी। तभी वह कहती है कि मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी बेटी यह कह रही थी कि मुझे माँ वहां पर नहीं जाना है, अगर मेरे को तूने वहां पर फिर से भेज दिया तो शायद तू मेरा कभी मुंह नहीं देखेगी।
यह बात वह पुलिस को बताती है कि मेरी बेटी के साथ वहां पर कुछ गंदा व्यवहार चल रहा था, जिसके कारण मैं वहां पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं लोगों के डर के कारण, अपनी इज्जत बचाने के कारण उसे वहां पर जबरदस्ती छोड़कर आई थी। वह तो माफी नहीं मांगना चाहती थी क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वह पढ़ी लिखी थी। वह लोग चाहते थे कि वह नौकरानी की तरह उनके घर पर रहे, वह जो कहे वह करे, लेकिन वह पढ़ी लिखी थी। वह उनकी बातों का कोई भी सही जवाब नहीं देती थी क्योंकि उसके मर्जी के खिलाफ यह शादी हुई थी। शायद इसी के कारण उन लोगों ने उसका किडनैप करवा दिया या उसे कहीं दूर भेज दिया, उसका कोई पता नहीं चलता। पुलिस भी अपनी इंक्वायरी करती है, उनके घर पर पूरी तलाशी करती है, लेकिन लड़की का कहीं भी पता नहीं चलता। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस लड़की की फोटो उसकी माँ को दिखाते हैं और कहते हैं कि यही आपकी बेटी है। तभी वह कहती है, हाँ यही मेरी बेटी सुमन है। मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन सुमन के बारे में ऐसा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगता जिसके कारण वह इस केस को सोल्व कर पाए। तभी वे कहते हैं कि उनके घर पर तो आपकी बेटी नहीं मिली, क्या पता तुमने अपने घर पर छुपा कर रख रखी हो, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि वहां से जब तुम्हारी लड़की को तुम लेकर आ गई थी उसके बाद तुम उनके घर पर अपनी बेटी को छोड़ने नहीं गई। तभी वे कहती है कि वह लोग झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों ने मेरी बेटी कहीं ना कहीं छुपा कर रखी है, आप लोग प्लीज उनसे पूछिए। तभी वहां के हवलदार उनके पास आते हैं और कहते हैं, सर इनके घर में भी सुमन का कोई अता पता नहीं है। तभी वह कहती है, अब तो आपको तसल्ली हो गई, हम अपनी बेटी को हमारे ही घर में क्यों छुपा कर रखेंगे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी इंक्वायरी जारी रखते हैं, लेकिन उसके हाथ कोई खास सबूत नहीं लगता। एक दिन बंबई की पुलिस के पास एक केस आता है, जो कि लड़की कोमा में थी, उसे कोई जान पहचान नहीं थी, उसे एक ऑटो के द्वारा पकड़ा गया था। ऑटो वाले से कुछ पूछताछ की गई। ऑटो वाले ने कहा, साहब मैं इस लड़की को नहीं जानता। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अगर तू इस लड़की को नहीं जानता तो तूने इस लड़की को अकेले अपने ऑटो में कैसे रख रखा था, यह कोई अपने आप तो तुम्हारे ऑटो में प्रकट हुई नहीं होगी, तो अगर तुम बता दोगे तो ठीक रहेगा। यह बात सुनकर ऑटो वाला कहता है, सर इस लड़की के साथ एक लड़का और था, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता वह लड़का कौन था, और मैंने तब देखा तो वह लड़का वहां पर नहीं था और यह लड़की बेहोश पर वहां पर पीछे बैठी थी। मैंने इसके बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन यह नहीं बोली। मैंने सोचा कि यह लड़की मर गई है, क्यों पुलिस कचेरी के झंझट काटे, इसीलिए मैं इसे वहां पर छोड़कर चला गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। यह वहां पर रेलवे स्टेशन से मेरी ऑटो में बैठे थे। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, अगर तुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है तो जो इंसान इसके साथ था क्या तू उसका स्केच बनवा सकता है। तभी वह कहता है, हाँ साहब मैं उसका स्केच बनवा दूंगा। पुलिस भी स्केच वाले को बुलवाती है और उस लड़के का स्केच बनवाती है। उस लड़के के बारे में पता चलता है, उस लड़के का नाम चंदू था। आखिरकार वह उस लड़के को कैसे जानता था। वहीं पर पुलिस स्टेशन के आसपास के एरिया में उस लड़की के बारे में कुछ पता किया जाता है, लेकिन वहां के लोग उसके बारे में बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम इस लड़की को कभी नहीं देखा, हम इस लड़की को नहीं पहचानते। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब वहीं पर एक भिखारन बैठी थी, उसके पास जाकर पूछते हैं तो उनका लड़का एक छोटा था। उसने कहा, अरे माँ यह तो हमारी सुमन दीदी है। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, क्या तुम बेटा इस लड़की को जानते हो। तभी वह कहता है, हाँ वह यहीं पर तो बैठती थी हमारे पास ही। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसकी माँ को गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस थाने ले जाकर रिमांड पर लेते हैं। तभी वह अपने मुंह को खोलने को राजी होती है और वह बताती है कि हाँ मैं उन लोगों की सरदार हूँ और जो भी भीख मांगते हैं वह सभी मेरे अंडर ही काम करते हैं। और उस लड़की को मेरे पास एक लड़का लेकर आया था जो कि मेरे लिए काम करता है और वह कई लड़कियों को लेकर आता है और वही इस लड़की को लेके आया था।
और यह लड़की शायद हरियाणा से या राजस्थान से बिलोंग करती है। इससे ज्यादा तो मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। तब यह लड़की मेरे पास आई थी तो इसकी हालत इतनी नाजुक थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इसने इस नाजुक हालात में भी 2-3 बार भागने की कोशिश भी की थी। इसीलिए हमने इसके पैर की उंगलियों को फ्रैक्चर कर दिया था, ताकि ये दोबारा भागने की कोशिश करे तो यह 100 बार सोचे। यह बात कहकर कहते हैं कि इससे ज्यादा तो अब मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस लड़की के साथ ऐसे कई अत्याचार हुए थे जिनके बारे में सुनकर आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। उस लड़की का कई बार ब्लड निकाला गया था और कई बार उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर वार भी किए गए थे और उसके एक बार नहीं कई बार रेप भी किया गया था और उसके कई अंगों को बुरी तरह जख्मी किया गया था और 2 पैर की उंगलियां थी जो कि फ्रैक्चर कर दी गई थी। और फिर डॉक्टर ने एक और खुलासा किया कि इस लड़की की 4 महीने पहले किडनी भी निकाली गई है। यह बात सुनो, और किडनी निकालने वाले ने बहुत जल्दबाजी से यह किडनी निकाली है ताकि जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करके इसे रफा दफा किया जाए। अब मुंबई की पुलिस को तब यह सब कुछ पता चलता है तो उनका दिल बैठ सा जाता है, क्योंकि एक लड़की को इतना कुछ होने के बाद जीवित रहना नामुमकिन है, लेकिन उस लड़की ने अपनी लड़ाई लड़ती रहना मुकाबिल समझा और वह डटकर इन सभी चीजों का सामना कर रही थी। अब वह कोमा में थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि 1% तो अभी भी चांस है कि इस लड़की को हम बचा सकते हैं। लेकिन वह एक आस पर बैठे थे कि इस लड़की को अगर हम बचा पाएंगे और इसे इंसाफ दिला पाएंगे तो शायद हमारे लिए यह नाज की बात होगी, क्योंकि उनकी भी बच्चियां थी जिनके बारे में उन्हें सोचकर डर लग रहा था कि अगर उनकी बच्चियों के साथ अगर कोई ऐसा करे तो उन पर क्या बीतेगी। वह भी तो किसी की माँ, बहन, बेटी तो होगी। लड़की के बारे में पुलिस को अभी तक एक भी सुराग नहीं मिला था। बस उन्हें यह पता था कि यह हरियाणा या राजस्थान की रहने वाली है, जो कि यहाँ पर किसी के द्वारा भेजी गई है। उसके साथ यह सारे काम कम से कम 6 महीने पहले से ही किए जा रहे थे। अब लड़की के बारे में पुलिस को बहुत सारी छानबीन करनी थी, इंक्वायरी करनी थी कि वह कहाँ से है, आखिरकार उसे यहाँ पर भेजने वाला कौन है। तभी पुलिस ने कहा कि यहाँ के आसपास के जितने भी थाने हैं उनमें गुमशुदा होने की जो भी रिपोर्ट दर्ज हुई है वह मुझे चाहिए, ताकि मैं पता कर सकूं कि यह लड़की कौन है। वह हरियाणा के पुलिस को भी कांटेक्ट करते हैं और उनसे कुछ पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी पता नहीं चलता। 3 महीने तक यूं ही पुलिस अपनी जी जान लगा रखी थी, लेकिन वहां के उन्होंने जो भी सबूत मिले उन्हें नहीं छोड़ा। उसने हर एक व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन केस इतना उलझा हुआ था कि उसके बारे में अभी पता चलना बहुत मुश्किल था। राजस्थान से रोहतक लाया गया था, रोहतक से बंबई भेजा गया था और इन सभी का उनके पास कोई सबूत भी नहीं था और न उन्हें यह पता था कि यह लड़की कौन है, इसका असली नाम सुमन है या फिर कुछ और है। उन्हें कुछ नहीं पता था। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी। उस लड़के के बारे में भी कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उसे भी वहां पर पहली बार देखा गया था। लड़की के पास कुछ नए कपड़े और नए सैंडल थे, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उनकी शॉप पर पहुंचा गया। वहां के बिल जो मनाते हैं उनके पास से पूछताछ की गई। तब उन्हें पता चलता है कि यह किसी राजेश नाम के लड़के ने खरीदे थे। वह राजेश के पास जाते हैं, लेकिन राजेश कहता है कि यह तो मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदे थे, लेकिन मैंने यह अपनी बीवी को दिए नहीं, क्योंकि ये रास्ते में कहीं गिर गए होंगे, लेकिन मैंने इन्हें सारे सामान के साथ अपनी कार में ही रखा था, पर मुझे नहीं पता यह वहां से कैसे गायब हो गए। यह बात सुनकर पुलिस कहती है कि या तो तू जल्दी से अपने आप बता दे, वरना अगर हम बताएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन वह कहता है कि मुझे सर कुछ नहीं पता। पुलिस उसे
एक थप्पड़ भी लगाती है, लेकिन वह अपनी बातों पर कायम था। वह कहता है कि मेरी वहां पर एक फ्रेंड थी। जभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि खुलकर बता, आखिरकार वह तेरे साथ क्या नाता था उस लड़की का। तभी वह कहता है कि वहां पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसे मैं मिलने जाया करता था, और उसी के लिए मैंने ये सारे सामान लेकर उसे प्रपोज करना चाहता था, उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट देना चाहता था। मुझे नहीं पता ये चप्पल वहां से कैसे लापता हुई। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था तब तुमने शॉपिंग की तब, या तुम्हारी ऊपर किसी की नजर हो, तुम्हें किसी पर शक हो। तभी वह कहता है कि हाँ, मेरे एक ड्राइवर है, उसका नाम चंदू है, वह मेरे साथ वहां पर गया था और फिर वही मेरे साथ घर पर वापस आ गया था। तभी वह कहता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तभी वह कहता है कि मैं रोहतक का रहने वाला हूँ और मैं बम्बई से शॉपिंग करने गया था, और बम्बई मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं अक्सर मिलने जाता रहता हूँ। तभी कहता है ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तभी उसका जो स्केच उनके पास था वह उसको दिखाते हैं, तो वह कहता है हाँ, यही है मेरा ड्राइवर चंदू। यह बात सुनकर तभी पुलिस सोचने में पड़ जाती है कि आखिरकार इसके ड्राइवर ने इनके ही कपड़े और चप्पल चुराकर उस लड़की को किडनैप क्यों किया। क्या यह धंधा करता है जो कि अपना पैसों के लिए किया हो, या फिर इसके पीछे किसी और गैंग का हाथ है। यह सब कुछ तो इसके मिलने के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ पुलिस अपनी उस लड़की की पहचान इकट्ठा करने में लगी हुई थी। तभी उस लड़की के बारे में कुछ सुराग मिलता है। फिर पता चलता है कि वह राजस्थान की रहने वाली है और उसका नाम सुमन है, और उसके माता पिता ने कम से कम 8-9 महीने पहले गुमशुदा होने की रिपोर्ट उनके पास के थाने में करवाई थी, लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद भी लड़की का कोई पता नहीं चलता और वह केस आज पेंडिंग में पड़ा है। हमारे समाज के अंदर बहुत सी सारी लड़कियों की गुमशुदा होने की रिपोर्ट कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में दर्ज है, लेकिन उन्हें अगर न्याय मिलती है तो उन पर कोई कानून कार्रवाई फिर से नहीं की जाती, बल्कि उन फाइलों को रद्दी में डाल देते हैं। अगर किसी लड़की को वह जी जान से ढूंढते, तो अगर वह मिल जाती तो आज जिस मुकाम पे वो है उस पर नहीं पहुंच पाती। जो दर्द जो उसके साथ हुआ, क्या पता वो बहुत पहले बंद हो चुका होता, लेकिन वहां की पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की उस लड़की के बारे में। ऐसा कोई पता लगाने की कोशिश नहीं की गई। उस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तभी वहां की पुलिस उनसे कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है, और उनके माता पिता को वहां पर बुलाती है और उसके ससुराल वाले को भी वहां पर बुलाती है और पूछताछ की जाती है। तभी वे कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, और आप लोग हमसे इतनी ज्यादा इंक्वायरी कर रहे हो, आप उस लड़की की माँ से इंक्वायरी क्यों नहीं करते, क्योंकि वह हमारे पास उस दिन अपनी बेटी को छोड़कर गई नहीं, वह अपनी बेटी को अपने साथ लेकर गई थी और वह हम पर इल्जाम लगाना चाहती है। तभी पुलिस उस लड़के को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि पहली बात तो ये कि तुमने उस लड़की से शादी की, 7 फेरे लिए थे, 7 वचन लिए थे कि तू हमेशा उसकी रक्षा करेगा, फिर तुझे क्यों नहीं पता है कि तेरी पत्नी कहाँ पर है, और इतने दिनों से वो लापता है और तुझे एक लफ्ज भी उसके लिए सुनना पसंद नहीं। अगर तू उसे खोजता, उसे ढूंढता, तो क्या पता वह तुझे बहुत पहले मिल जाती। आज उसकी जो हालात है, आज वह जो कोमा में है, वो नहीं होती। यह बात क्या है कर पुलिस उसको रिमांड पर लेती है। तभी वह बताता है कि मेरी और मेरी पत्नी की कुछ दिनों से नहीं बन रही थी, और वह थोड़ी कैरेक्टरलेस भी थी। हर गली मोहल्ले में जो भी लड़का मिलता था उसी के साथ अपना टाका बिठाने लग जाती थी। तभी पुलिस कहती है कि क्या यह बात सच है। तभी कहता है यह सब कुछ सच है। तभी पुलिस पूछती है कि अच्छा ठीक है, गांव के अंदर तो तुम लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन तेरे
इतनी सी भी जमीन नाम नहीं है। तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ खोखली हवाएं हैं, जो कि तुम लोग आपस में एक दूसरे की जान इस तरह खाते हो। तुम लोगों के पास एक पैसा नहीं है। क्या पता तुम लोगों को पैसे के कारण लड़की को बेच दिया हो या उसके साथ ऐसा कुछ किया हो। तभी वह कहता है, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया, प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहता है, ठीक है, वो तो टाइम आने पर पता चलेगा किसने क्या किया है और क्या नहीं। वह उसके पति को जाने देते हो और फिर उस लड़की के ससुर को वहां पर बुलाते हैं। तभी वह पूछते हैं कि आपने सुमन को मिलने से पहले उनके पास से 1 लाख रुपए की डिमांड क्यों की थी, और ऐसी क्या बात थी कि वह लोग आपके घर पर माफी मांगने के लिए आए थे। तभी वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह माफी इसलिए मांगने आए थे क्योंकि उनकी लड़की को बोलने की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। वह बड़े छोटे का कभी मान नहीं करना जानती थी। वह अगर हम कह देते थे कुछ काम के लिए तो वह कहती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। और फिर एक दिन तब मैं उसे देखा एक लड़के के साथ बात कर रही थी, तो मैंने उसे पूछा कि बेटा क्या इन चीजों के लिए तेरे पास टाइम है, और हमारी एक कप चाय के लिए तेरे पास टाइम नहीं। वो यह जरूरी काम था, यह बात मैंने उससे कहा था, लेकिन वह उस लड़के को छोड़कर वहां से अंदर आ गई थी। उस बात पर फिर हमारा फिर कभी भी जिक्र नहीं हुआ, इसीलिए हमारे घर में ऐसा रोज देख देख कर हमने उसे उसके घर घाल दिया था। और उसकी माँ जो कि हम पर अब इल्जाम लगा रही है कि उस लड़की को हमने अगवा कर लिया या फिर हमें उसे बेच दिया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे भी एक पॉइंट है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस लड़की की माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, वह 90,000 पैसे कहाँ से लेके आई, बल्कि उसके पास तो खाने तक के भी लाले हैं। आप उससे तो कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे। तभी पुलिस इस बात पर गौर करती है और उसे फिर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, जिसके कारण उससे पता चलता है कि वह पैसे उसके भैया ने दिए थे, जो कि एक पैसा भी नहीं कमाया करता था, बल्कि वह बार में लड़कियों को नचाता था और उसकी बदौलत उसके पास कुछ 50-60 हजार रुपए बैंक में रहा करते थे। उससे ज्यादा उसके बैंक में कभी पैसे हुए ही नहीं, तो वह 90,000 पैसे कहां से लेके आया। वह कहते हैं कि तुम्हें अपने भैया पे कभी शक नहीं हुआ। तभी वह कहती है कि मुझे मेरे भैया पे कभी शक नहीं हुआ, वह मेरे लिए ब्याज में पैसे लेकर आया था और तब वह लौटाने गया तो उसने पैसे लिए भी नहीं। हमारे पास ब्याज न होने के कारण फिर हमने अपनी बेटी को नचाने के लिए बार में भेजा, मेरे भैया उसे लेकर जाते थे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि एक लड़की की बारे में आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आप जैसा कहोगे वो वैसा करेगी। आपने अपनी बेटी की इज्जत के बारे में एक बार नहीं सोचा। एक लड़की को तो आप खो चुके थे, उसको पाने के चक्कर के अंदर आप अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी दांव पर कैसे लगा सकते हो। शर्म आनी चाहिए। आप एक माँ हो, आपने अपने बच्चों को गलत राह से बचाना चाहिए, न कि गलत राह पर चलाना चाहिए। यह बात कहकर वह उसको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन फिर उसके भैया को, लड़की के मामा जी को वहां पर लाया जाता है और उसके अच्छे से पिटाई की जाती है। फिर उसे पूछा जाता है कि तू इतने पैसे कहाँ से लेके आया, इतना तो बड़ा तू बिजनेस भी नहीं करता, कहीं तूने अपनी बहन जी को, कहीं तूने तो अपनी ही भांजी को बेच तो नहीं दिया था, या फिर उसकी किडनी काट कर किसी को बेच दी हो ताकि तेरे पास इतने ज्यादा पैसे आ जाए। और तू लड़कियों की सप्लाई भी करता है, लड़कियों को बार में नचाता है, तुझे एक बार भी शर्म नहीं आती। तब लड़कियों को नौकरी के बहाने तू कहीं लेकर जाता है और उनसे यह सब कुछ करवाता है। तभी वह कहता है कि मेरा यह काम है साहब, और हाँ मैं ब्याज में लेकर पैसे आया था, और जब ब्याज हम लोगों से नहीं चूक पाया तो मैं अपनी भांजी को, छोटी भांजी को वहां पर नचाने के लिए लेकर गया था और हमने वह कर्जा ऐसे उतारा था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, अरे बेवड़े, अगर तू दारू छोड़कर
वह पैसे इकट्ठे करता तो तेरे को कुछ लाज या शर्म तो आती, लेकिन तू तो सब कुछ बेचकर खा गया। तूने तो अपनी भांजी को ही नहीं छोड़ा तो तू किसी और लड़की को तो क्या छोड़ेगा। तुझे तो अब सजा होगी, क्योंकि लड़की के करियर को तू खराब कर रहा था। यह सब कुछ कहकर वे उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसे लॉकर में डालो। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बंबई की पुलिस राजस्थान की पुलिस के पास फोन करती है और उनके बारे में कुछ पूछताछ करती है और कहते हैं कि वहां के जो इन लोगों की बातचीत है, इन लोगों का मतलब जो भी कोई रिकॉर्ड है वह हमें भेज दिया जाए। आखिरकार आप लोगों ने कोई कार्रवाई की हो जिसके कारण जो कड़ी हमसे छूट रही हो और हमारा केस अधूरा रह रहा है, तो आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए और उस कड़ी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तभी राजस्थान की पुलिस कहती है कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप हमें बता रहे हैं, हमारे साथ भी यही सब कुछ हुआ था। लेकिन हाँ, एक चंदू नाम का लड़का था जो कि सुमन से स्कूल टाइम से प्यार करता था और तब सुमन की शादी उस लड़के से हो जाती है तो वह उसके बाद उस गांव के अंदर नजर भी नहीं आता। वह उस वक्त से वहां से गायब है। कहीं उसने तो उस लड़की को लापता नहीं किया। यह बात सुनकर पुलिस के कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो पता लगाते हैं। लड़की की माँ से फिर से पूछताछ की जाती है और चंदू की फोटो दिखाई जाती है। वह चंदू को पहचान जाती है और वह कहती है कि हाँ, यह तो हमारे गांव का चंदू है और यह मेरी बेटी के पीछे पागल हो रहा था। यह सुनकर वह कहता है कि इस लड़के को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह लड़का मिल जाए तो क्या पता हमारा केस वैसे ही सोल्व हो जाएगा। यह कड़ी मिसिंग है और इस कड़ी को हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन चंदू के बारे में पुलिस कोई भी पता नहीं लगा पा रही थी। तब पुलिस उसकी माँ को और उसके ससुराल वालों को रिहा कर देती है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता तो चंदू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह पुलिस स्टेशन के बाहर ही सुमन के ससुराल वालों पर हमला कर देता है। वह हमले से तो बच जाते हैं लेकिन चंदू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूछताछ की जाती है, उसे मारपीट की जाती है। तभी वह अपने मुंह से उगलता है कि हाँ, मैं सुमन से बहुत प्यार करता था और मैं सुमन से बात भी करना चाहता था, लेकिन सुमन का एक सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनेगी, बहुत पैसे कमाएगी, इसीलिए वह मुझसे प्यार करने से मना करती थी। लेकिन उसकी माँ ने उसके हर एक सपने को रोन दिया और उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी और उसके सपने बिल्कुल रोन दिए गए। उसकी माँ उसकी इस हालात की जिम्मेदार है और उसके ससुराल वाले जो कि उसे बहुत टॉर्चर करते थे, उसे नौकरानियों की तरह रखते थे, उन्हें उसकी एक भी खबर नहीं होती थी। जितनी सीधी सादी सुमन थी, ऐसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। वह बहुत सिंपल रहती थी और वह इतनी अच्छी और काबिल लड़की थी कि हमारे गांव के अंदर उसके जैसी लड़की कोई नहीं थी। यह बात कहकर वह रोने लग जाता है और वह कहता है कि हाँ, मैं उससे मिला था, उसे ऑटो में लेकर जा रहा था और मैं चाहता था कि मैं सुमन के साथ अब हमेशा रहूंगा और उसको डॉक्टर के दिखाऊंगा और उसके साथ जो भी कुछ हुआ है मैं उसका एक एक से बदला लूंगा। यह बात सुनकर पुलिस कहती है, फिर तूने उसे वहां पर बीच रास्ते में क्यों छोड़ा? तभी वह कहता है कि मैं उसे वहां से बचाकर तो ले आया, लेकिन हाँ, मैं उसे ऑटो में इसलिए छोड़कर आ गया था क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। मैंने सोचा कि ये मर गई है और अगर वह मर गई तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, इसीलिए मैं उसे घबराकर छोड़कर चला गया और आज उसकी जो हालात है उसका बदला लेना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने तो इन लोगों को रिहा कर दिया। अगर इन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुमने जो भी किया है वह गुनाह है। आखिरकार तुमने मर्डर करने की कोशिश की गई है, तुम्हें पता है इसकी सजा भी हो सकती है, तुम्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं सुमन से सच्चा प्यार करता था
और उसके लिए मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन पुलिस उसे समझाती है कि कानून को अपने हाथों में मत लो। रही बात इन लोगों की, तो सुमन की माताजी को तो हम इसलिए गिरफ्तार करेंगे क्योंकि उसने अपनी छोटी बच्ची से डांस बार में काम करवाया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और उसके मामा जी को तो हमने अंदर कर ही रखा है। और रही बात सुमन के सास ससुर की, तो उन्हें भी हम अब गिरफ्तार करेंगे क्योंकि उन लोगों ने अपनी बहू को बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं दिया और बाल विवाह के चक्कर में उन्हें इतना कुछ खेल रच रखा था कि उन्हें अब सजा से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उन लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया कि वह वहां से उस जंगल से निकलना चाहती थी और वह वहां से ऐसे फंस फंस कर आज इस हालात में है। अगर वह लोग उसे अच्छे से रखते तो उसकी जिंदगी अलग होती। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़की की और चंदू की शादी धूमधाम से करवा दी जाती है और आज वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, अगर बच्चे प्यार करते हैं तो हम यह नहीं कहते कि आप लोगों को उनकी हर बात माननी चाहिए, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य जरूर देखो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ाओ लिखाओ ताकि वह लड़की आपका नाम रोशन कर पाए। हर वक्त उसकी शादी का प्रेशर उसके ऊपर मत डालो, क्योंकि शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आज की दुनिया में पढ़ाई है। अगर लड़की पढ़ेगी तो उसकी शादी तो फिर भी हो जाएगी, अगर शादी हो जाती है तो लड़की फिर से पढ़ नहीं पाती। कहीं कहीं ऐसा माहौल होता है कि शादी के बाद लड़कियों को पढ़ाया जाता है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को दबाकर रखा जाता है। वैसे तो हमारे देश को आजाद कहा जाता है, लड़कियों के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है, जहां पर लड़कियों का आज भी सम्मान नहीं हो पाता। कई लड़कियां ऐसी हैं जो कि इन दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो कहानी है वो आखिरकार कितने लोगों तक पहुंच पा रही है और कितने लोग मेरा साथ देना चाहते हैं।